हेलो स्टूडेंट्स, एनसीईआरटी में हम लोगों ने ज्योग्राफी स्टार्ट करा। उसमें हम लोग 11th क्लास की ज्योग्राफी कर रहे हैं, जिसमें हम लोग 8th, 9th, 10th, 11th 4 चैप्टर कर चुके हैं। आज हम लोग 12th एंड 13 करेंगे। ठीक है, कल मैंने आपके साथ डिस्कस किया था आईटीसी जेड पोलर। तो सिंपल सी चीज है कि कल हमारा जो डिस्कशन था, आज उसी पे हम थोड़ा सा बेस्ड रहेंगे। तो पहला देखिए क्वेश्चन भी है आपका कि आईटीसी की उपस्थिति भी गर्म और आर्द्र जलवायु में योगदान करती है। कल मैंने आईटीसी आपके साथ डिस्कस किया है कि आईटीसी क्या करती है, ये निम्न वायुदाब पेटी में यानी लो प्रेशर बेल्ट में ये बनती है। जब सन हमारा नॉर्थ में होता है तो ये क्या करती है, तो ये शिफ्ट कर जाती है, और जब साउथ में होता है तो तब भी ये शिफ्ट करती है। लेकिन ये दोनों कंडीशन क्या थी इसकी अलग थी, और कल वाला क्वेश्चन भी कुछ हमारा ऐसा ही था, राइट। तो अगर हम लोग बात करें यहाँ पर इस डायग्राम की, कल भी डायग्राम यही वाला हमने बनाया था। तो ये हमारा क्या है, इक्वेटर है, और आईटीसी जेड का यही वाला जोन लगता है हमारा। ठीक है, तो ये जो आईटीसी जेड है, तो ये गर्मियों में क्या करेगी, जब सन यहाँ पर होगा तो इसको ज्यादा हीट मिलती है, तो ये ऊपर की तरफ शिफ्ट करती है। लेकिन जब सन हमारा यहाँ कैंसर और मकर रेखा की बात की थी, ठीक है, तो जब ये मकर रेखा पर होता है तो यानी यहाँ पर इंसोलेशन कम मिल रहा होता है, मतलब कि इस वाले एरिया में इंसोलेशन कम होता है। तो यहाँ से जो हाई प्रेशर से जो बेल्ट आ रही होती है, क्योंकि हमने कल ही देखा था कि बेल्ट क्या होती है, बेल्ट हमारी नॉर्थ से क्या कर रही है, मतलब पोलर से इक्वेटर की तरफ चलती हैं। ये वाला था ना कि पोलर से इक्वेटर की तरफ चल रही थी विंड्स हमारी। तो ये क्या, वो तो फेरल के नियम के अकॉर्डिंग ये क्या करते हैं, मूव कर जाती है, नहीं तो ये चल कैसे रही है, पोलर से इक्वेटर। तो जब यहाँ पर हाई प्रेशर बेल्ट नीचे होता है तो ये लो प्रेशर की बेल्ट है, इसलिए ये नीचे हो जाती है। तो यहाँ पे सिंपल सी बात, क्वेश्चन पूछा हुआ है आपसे सिंपली सा कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द ट्रॉपिकल ह्यूमिड क्लाइमेट। ठीक है, तो ये कि यह कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में स्थित होती है। तो क्या लगता है आपको, हमने कर्क रेखा की तो बात की थी, कैंसर की बात की थी, बट कैप्रिकॉन की भी बात की थी। चलिए भी इसको देखते हैं। द सन इज बीइंग ओवरहेड। अब ये क्या कह रहे हैं कि यहाँ साल भर सूर्य ऊपर रहता है, यानी ओवरहेड थ्रू आउट द एयर, मतलब सन क्या हर वक्त, तो सन की पोजीशन तो देखिएगा इस क्लियर नहीं होती है ना, वो तो मूवेबल है। वो पृथ्वी का जो रोटेशन है, रेगुलेशन है, उस पर भी डिपेंड करता है। तो प्रेशर ऑफ प्रेजेंस ऑफ आईटीसी आल्सो कंट्रीब्यूट टू क्लाइमेट बीइंग हॉट एंड ह्यूमिड। तो चलिए इसको हम लोग देखते हैं, इसका आंसर क्या होगा। जिन्होंने कल से समझा होगा वो अच्छे से इसका आंसर कर पाएंगे। ठीक है, बात किसकी चल रही है, क्लाइमेट जोन की। पहले यहाँ पर आइए, इसके एक्सप्लेनेशन में आंसर इसका क्या है, डी है, सभी के सभी सही है। ठीक है, तो ये कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में होता है, बिल्कुल सही बात है, मैंने आपसे कल भी कहा था। लेकिन बात यहाँ पर आईटीसी की नहीं हो रही थी, बात पे ध्यान रखिएगा, उष्ण कटिबंधीय आर्द्र जलवायु प्रदेश की बात हो रही है। तो ऑब्वियसली मैंने आईटीसी पहले डिस्कस कर दिया है, ये भी आप देख लीजिए। जो उष्ण कटिबंधीय क्या है आपका, ट्रॉपिकल। तो ट्रॉपिक जो होता है ना, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, इसको इसी नाम से जानते हैं। इस डायग्राम को देखिए, अगर हम इसको अर्थ में कन्वर्ट कर दें, एक मतलब गोला बना के बस इसको अर्थ में समझना है। ये देखिए, ये पूरा का पूरा अर्थ हो गया हमारा। अर्थ में ये हमारा क्या हो गया, इक्वेटर हो गया। इक्वेटर में जो 23.5 नॉर्थ और 23.5, ठीक है, साउथ है, वो रीजन कौन सा होता है आपका, ट्रॉपिकल होता है। और जब ये ट्रॉपिकल जोन होगा, ट्रॉपिकल जोन आपका कौन कौन सा होगा, फिर से देखिएगा, ये पूरा जोन नॉर्थ एंड साउथ 23.5, नॉर्थ एंड साउथ 23.5, याद रखिएगा। 23 से 23.5 डिग्री नॉर्थ से साउथ के बीच में आपका ट्रॉपिकल जोन मिलता है। ट्रॉपिकल जोन है, यहाँ पर सन कभी यहाँ होता है, कभी यहाँ होता है, कभी यहाँ होता है। इट्स मीन्स कि या तो वो कैप्रिकॉन पे होगा, या कैंसर पे होगा, या इक्वेटर पर होगा। तो सिंपल सी चीज है कि जब हम लोग आर्कटिक की बात करेंगे, और जब हम लोग इक्वेटर की बात करेंगे, और जब बात हम लोग करेंगे इसकी, ये हो गया। ये सन हमारा कहाँ चमकता है, यहाँ पे चमकता है, ठीक है।
अब बात हमें किसकी करनी है, ये हो गया हमारा इक्वेटर, ये देखिए, तो ये जैसे जैसे तिरछा होता जाएगा ना गाइस, वैसे वैसे इसका जो सन का हीट है वो वहां पे पहुंचना कम हो जाएगा, है ना। और जहां पर इसका प्रेजेंस होगा वहां पर हीटिंग ज्यादा होगी, हीटिंग होगी तो इवेपोरेशन होगा, इवेपोरेशन होगा तो कंडेंसेशन होगा, कंडेंसेशन होगा तो प्रेसिपिटेशन होगा। ठीक है, ये क्या है, ये जो हम लोग रेन टॉपिक करेंगे तो ये आपको पता है कि वाष्पीकरण होता है, संघनन होता है, वर्षा होती है। ठीक है, तो ये वाला जो जोन होगा आपका, ये क्या कहलाएगा, ये आपका होगा ट्रॉपिकल जोन। ट्रॉपिकल जोन होने की वजह से आईटीसी जेड भी आपकी कहाँ बनेगी, 5 डिग्री पे बनती है आईटीसी आपकी, मैंने आपसे बताया था, वो बनती है यहाँ पे, ये इक्वेटर पे। ठीक है, और यहीं पर ये क्या करती है, गर्मी के मौसम में ऊपर शिफ्ट हो जाती है और यहीं पर ये जाड़े के मौसम में नीचे आ जाती है। ठीक है, ये एकदम सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, इसमें ज्यादा आपको उलझना नहीं है, सिंपली याद रखिएगा। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में ही आपका ह्यूमिड एरिया मिलता है। सिंपल से कीजिए कि यहाँ पर इंसुलेशन ज्यादा है, वेजिटेशन ज्यादा है, एवरग्रीन फॉरेस्ट ज्यादा है, यहाँ पर डाइवर्सिटी ज्यादा है। उसका रीजन क्या है, क्योंकि यहाँ पर पर्याप्त मात्रा से ज्यादा पानी होता है। ठीक है, वर्षा होती है, यहाँ पे दिन भर में कभी भी वर्षा हो जाती है किसी भी क्षेत्र में। ठीक है, तो पूछा क्या है हमसे, यहाँ कर्क रेखा मकर रेखा के बीच का क्षेत्र उष्णकटिबंधीय सब ट्रॉपिकल ट्रॉपिकल ह्यूमिड क्लाइमेट, उष्णकटिबंधीय आर्द्र जलवायु के बारे में हमको बताना था। तो यह कर्क रेखा मकर रेखा के बीच का क्षेत्र, बिल्कुल सही बात है। यहाँ साल भर सूर्य ऊपर रहता है, तो आईटीसी पर नहीं रहता। मैंने फिर क्या कहा था, आईटीसी की जब हमने बात की थी तो आईटीसी पर नहीं रहता, लेकिन अभी हमने जब ये डायग्राम डिस्कस किया है तो यहाँ पे जब सन होगा तो ऑब्वियसली समर के टाइम पर कैप्रिकॉर्न पे, और समर के टाइम पर कैंसर पे, और विंटर्स के टाइम पर कैप्रिकॉर्न पे, और बाकी टाइम इक्वेटर पे हमेशा ये क्या मिलेगा। इसीलिए ये रीजन कैसा होता है, हॉट रीजन होता है, गर्मी पड़ती है यहाँ पर, और गर्मी पड़ने के कारण डाइवर्सिटी भी बहुत ज्यादा होती है, जिसको हम लोग आगे देखेंगे। जब लोग टुंड्रा प्रदेश की बात करते हैं ना, तो वहां पे डाइवर्सिटी नहीं होती, लेकिन जब हम लोग ट्रॉपिकल रीजन की बात करते हैं तो वहां पर मैक्सिमम डाइवर्सिटी होती है। ठीक है, याद रखिएगा इस बात को। तो ये तीनों के तीनों सही हो जाएंगे। ट्रॉपिकल ह्यूमिड क्लाइमेट क्या है, उष्णकटिबंधीय आर्द्र जलवायु। तो ट्रॉपिक ह्यूमिड क्लाइमेट एग्जिस्ट बिटवीन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड कैप्रिकॉर्न। द सन बीइंग ओवरहेड, हमेशा इसके ऊपर रहेगा। एनुअली रेंज ऑफ टेम्परेचर इज वेरी लो एंड एनुअली रेनफॉल इज हाई। टेम्परेचर लो, यही तो मैंने आपसे कहा था कि यहाँ पे टेम्परेचर, यहाँ पे निम्न वायुदाब पेटी होगी, यहाँ पे लो प्रेशर बेल्ट बनेगा। किसके कारण बनेगा, लो प्रेशर बेल्ट यहाँ पर सूरज के चमकने के कारण बनेगा। उसकी हीट से यहाँ पर इवेपोरेशन होगा, डाइवर्सिटी होगी। तो आपसे सिंपल सा पूछ लेना कि डाइवर्सिटी आपके टुंड्रा प्रदेश में पोलर रीजन में ज्यादा होगी या इक्वेटर पे ज्यादा होगी, तो सिंपल सा जहां पर हैवी रेनफॉल होगा वहां पर आपकी डाइवर्सिटी ज्यादा होगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। भूमध्य जलवायु के बारे में फिर से हमें बताना है। तो इट्स अकर अलोंग द ईस्टर्न कोस्ट ऑफ कंट्रीज बिटवीन 30 to 40 डिग्रीज लैटिट्यूड। तो आप लोगों को शायद लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड पता है, ये नहीं पता है, हम एक बार आपको बता देते हैं कि ये हमारा क्या है। ये गोल नहीं बनाना है, ये हमारे लॉन्गिट्यूड होते हैं। लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड पे एक चैप्टर हम आपका लेंगे। ठीक है, ये क्या होंगे ऐसे, ये आपके ये लॉन्गिट्यूड है, यहाँ से ये कनेक्ट होंगे, यहीं से सारे यहाँ पे आके कनेक्ट हो जाएंगे। साउथ पोल और नॉर्थ पोल जो होगा वहां से ये पॉइंट से, फिर ऐसे जैसे तरबूज होता है ना, जैसे देखा कि तरबूज ऊपर से पॉइंट से एकदम होता है, फिर पूरा ऐसे नीचे करके फिर से पॉइंट से कनेक्ट हो जाता है, बिल्कुल ये वैसा होगा। ये क्या होंगे आपके लॉन्गिट्यूड होंगे। ठीक है, और जब हम लोग इनकी बात करते हैं ना, ये वाले ये हमारे होते हैं लैटिट्यूड। क्या होंगे, ये लैटिट्यूड होंगे। तो लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड क्या होता है, ये इमेजिनरी लाइंस होती हैं। ठीक है, इमेजिनरी लाइंस, तो इनको सिर्फ किस लिए रखा गया है
कि हम क्या कर सके, जो हमारी अर्थ है, अर्थ के हर फेज में चेंजेस को आइडेंटिफाई कर सके, दैट्स इट। अब जैसे कि ये पोलर रीजन है, तो यहाँ पे अगर इसको हम कह देंगे 66 डिग्री, तो 66 डिग्री साउथ एंड नॉर्थ, तो लैटिट्यूड सेम होगा, ठीक है, लैटिट्यूड आपका सेम होगा बट लॉन्गिट्यूड आपका डिफरेंस होगा, ठीक है, टाइम में चेंजेस आ जाएगा। अगर हम लोग 23.5 की बात यहाँ करें, 23.5 की बात यहाँ पे करते हैं, तो यहाँ पर भी क्या होगा, कैंसर और मकर रेखा, जो कैंसर और कैप्रिकॉन है, उसमें जो आपके लॉन्गिट्यूड जो होंगे वो डिफरेंस होंगे और लैटिट्यूड आपका सेम होगा, ठीक है, क्योंकि ये समांतर रेखाएं होती हैं और यहाँ पे चेंजेस नहीं मिलता है, चेंजेस हमें इन बॉक्सेस में देखने को मिलता है, ठीक है। यहाँ से टाइम मेजरमेंट भी क्या होता है, 50 मिनट्स का जो डिफरेंस होता है 15 डिग्री का होता है, 4 मिनट का डिफरेंस आता है, उसको देखते हुए 5.5 घंटे का डिफरेंस आता है ना। 15 डिग्री का डिफरेंस निकालेंगे, यहाँ से निकालिए, 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना आ जाएगा, तो हर 15 पर 4 से मल्टीप्लाई करने पर हमें जो डिफरेंस मिलता है उसको हम क्या करते हैं, ग्रीनविच लाइन से मेजरमेंट करना स्टार्ट करते हैं। तो ग्रीनविच लाइन की जब हम लोग बात करते हैं, यहाँ पे एक मेडिटेरियन या इंटरनेशनल लाइन बनाई गई है, उसके इधर चलते हैं तो टाइम प्लस होता है और उसके इधर चलते हैं तो टाइम क्या होता है, माइनस होता है। दैट मीन्स कि हम अगर ईस्ट की तरफ जाएंगे और ईस्ट की तरफ जाएंगे और वेस्ट की तरफ जाएंगे, तो मेडिटेरियन लाइन से या हम जो हमारी इंटरनेशनल टाइमिंग लाइन है, स्टैंडर्ड जो टाइम मेजरमेंट लाइन है, उससे वेस्ट में जाने पे क्या होता है, टाइम कम होता है और उसके ईस्ट पे आने पे टाइम ज्यादा होता है, 4 मिनट का डिफरेंस आता चला जाता है, ठीक है। तो यह महाद्वीप के पूर्वी तटों पर 30 से 40 डिग्री अक्षांश के बीच में स्थित है। अक्षांश मतलब आपका होता है लैटिट्यूड, ठीक है, जो ये लेटी हुई है ना, ये वाली लाइनें आपकी होती है लैटिट्यूड। मेडिटेरेनियन क्लाइमेट की बात करा है, इट कम्स अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ वेस्टर्ली विंड्स इन विंटर। तो क्या ये सर्दियों में पछुआ पवनों को प्रभावित करती है या उनके ऊपर प्रभाव डालती है? यह गर्म और शुष्क गर्मी और बरसात के सर्दियों की विशेषता है। चलिए अब हम लोग इसको भी देख लेते हैं कि मेडिटेरेनियन कहाँ कहाँ पर है आपकी। तो ये देखिए, ये मेडिटेरेनियन कहाँ होती है, कैलिफोर्निया में है आपकी, मेडिटेरियन बेसिन में है, वेस्टर्न कोप ऑफ साउथ अफ्रीका है, ये आपका चिली है, चिली भी आपका सेंटर चिली है, और यहाँ पर वेस्टर्न एंड साउथ ऑस्ट्रेलिया है, ठीक है, ये वाला रीजन। और आपको पता होगा कि अभी ऑस्ट्रेलिया के जंगलों में 2019 में आग लग गई थी, जिससे बहुत सारा जो है वहां पे डाइवर्सिटी क्या हो गया था, डिस्टर्ब हो गया था। और जंगल में आग लगना बहुत ही एक नॉर्मल रीजन, मतलब देखा जाने लगा और नेचुरल हो गया। फिर अमेजन बेसन में आग लग गई, केरल के जंगलों में आग लग गई। तो ये क्वेश्चन आपका एक बनता है, ठीक है, तो इसको समझिएगा। अब क्या है कि मेडिटेरेनियन क्लाइमेट के बारे में अगर हम बात करें कि जैसा कि नाम से पता चलता है कि भूमध्य सागरीय जलवायु भूमध्य सागर के आसपास महाद्वीपों के पश्चिमी तट के साथ उपोष्ण कटिबंधीय अक्षांशों पे 30 से 40 अक्षांशों के बीच में होती है। 30 से 40, ये आपका 30 से 40 है और ये आपका 30 से 40 है। बात किसकी चल रही है, लैटिट्यूड की। और मैंने कहा था कि लैटिट्यूड में डिफरेंस नहीं आता है। तो ये देखिए, ये आपका कितना है, ये 40 मान लीजिए, ये 30 दिखाई रहा है, ये भी 30 और 40 मान लीजिए, ठीक है, 40 45। लेकिन 40 मानेंगे तो हल्का सा और ऊपर आ जाएंगे, लेकिन रीजन थोड़ी चेंज हो जाएगा। ये देखिए, अगर हम यहाँ से लाइन ड्रॉ कर देंगे तो ये तो पूरा इसी के अंदर ही आ जाएगा ना, हल्का सा ही तो ऊपर आएगा और ये इसके अंदर आ जाएगा, तब भी ये सारे जो क्लाइमेट है इसी के अंदर होगा। तो यहाँ होगा और प्लस वेस्टर्न पार्ट में होगा, क्या होगा, वेस्टर्न पार्ट में। तो मेडिटेरियन सी का जो पूरा, ये तो आपका मेडिटेरियन सी ही है, ठीक है, यहाँ का मेडिटेरियन बेसिन, कैलिफोर्निया अमेरिका का वेस्ट पार्ट, क्योंकि ये सेंट्रल अमेरिका है, ये मैक्सिको है, ऊपर कनाडा है, ठीक है, ये पनामा है, पनामा के बाद ये पूरा आपका क्या है, साउथ अफ्रीका है, साउथ अफ्रीका में ये ब्राजील का पार्ट है, ठीक है, और ये आपका चिली है। तो ये देख रहे हैं ना, इसका भी वेस्ट पार्ट। और ये अफ्रीका का जो है, ये साउथ अफ्रीका है। साउथ अफ्रीका आपको पता है कि 2011 में नया स्टेट बनाया गया था अफ्रीका के अंदर, उससे पहले ये अस्तित्व में नहीं था। और यहाँ पे क्या है इसका, ये देखिए, इसका भी ये वेस्ट पार्ट है। तो सिंपल सी बात है कि मेडिटेरेनियन क्लाइमेट्स की बात आएगी तो हम लोग हमेशा किसकी बात करेंगे, वेस्टर्न पार्ट की बात करेंगे। भारत इसके अंदर नहीं है, याद रखिएगा, क्योंकि भारत में क्या है, मानसून प्रकार की जलवायु पाई जाती है, यहाँ पर मानसून क्लाइमेट होता है, ठीक है गाइस।
एनसीईआरटी तभी कहते हैं कि अगर आपने अच्छे से पढ़ा है ना तो आप बहुत अच्छे से डील कर सकते हैं। 30 से 40 लोकेशन देख लीजिए दोनों साइड की, ठीक है। क्योंकि कर्क रेखा क्या है, कर्क रेखा भारत के यहाँ से गुजरती है और वो कौन सी होती है, 23.5 होती है। ये देखिए, ये इसके नीचे से आएगी क्योंकि कर्क रेखा यहाँ से गुजरती है, ये हमारी कर्क रेखा है, ये यहाँ पे ये हमारी कर्क रेखा होती है। तो कर्क रेखा यहाँ गुजरती है, ठीक है। लेकिन जब इसके नीचे हम लोग आते हैं, अगर हम लोग मकर रेखा की बात करें तो ये इक्वेटर है आपका और उसके नीचे आपकी मकर रेखा आती है, ये यहाँ पे, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि इक्वेटर हो गया, भारत क्या है, पूरी की तरह भारत का लोकेशन कहाँ है हमारा, साउथ हेमिस्फीयर में। क्योंकि इसका डिवीजन फिर हम आपको बताते हैं, ये डिवीजन क्या है, इक्वेटर के ऊपर नॉर्थ हेमिस्फीयर और इक्वेटर के नीचे साउथ हेमिस्फीयर। और इसीलिए कहा जाता है कि भारत कहाँ सिचुएटेड है, नॉर्थ हेमिस्फीयर में है। नॉर्थ हेमिस्फीयर में भी ये क्या है, इसको भी अगर हम लोग बीच में डिवाइड कर दें तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ईस्टर्न पार्ट हो जाएगा। तो लुक ईस्ट पॉलिसी, लुक ईस्ट पॉलिसी याद रखिएगा, आईआर में पढ़ते हैं हम लोग, लुक ईस्ट पॉलिसी। तो इधर की तरफ देखना क्या है, लुक मतलब ईस्ट की तरफ देखना, ईस्ट का डेवलपमेंट करना। और वेस्टर्न की अगर हम लोग बात करते हैं तो हम लोग इधर आ जाते हैं, और वेस्टर्न में भी हम लोग जब पश्चिमी सभ्यता की बात करते हैं तो ये पूरा का पूरा एरिया यूरोप वाला होता है। आपको पता है कि वहीं पर ये पश्चिमीकरण हुआ था, ठीक है। तो पश्चिम वाले यहाँ पे थे ना, ये पश्चिमी भाग है, तो पश्चिम वाले कहते थे ईस्ट की तरफ देखो, ईस्टर्न पॉलिसी लेकर आना, ठीक है। ये आईआर का पार्ट है, इतनी बात आई थी आप लोगों को समझ में आ गई होगी, 30 से 40 डिग्री समझ में आ गया होगा, अक्षांश समझ में आ गया होगा। मध्य कैलिफोर्निया, देखिए कैलिफोर्निया ये है आपका, ठीक है, कैलिफोर्निया, मध्य कैलिफोर्निया, मध्य चिली, दक्षिण पूर्वी तथा दक्षिण पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया तट के साथ ये क्षेत्र गर्मियों में उपोष्ण कटिबंधीय उच्च और सर्दियों में पश्चिमी हवा के प्रभाव में आते हैं। मैंने क्या बोला था, ईस्टर्न लीज चलती है, वेस्टर्न लीज चलती है, और ये किसके प्रभाव में आएंगे, वेस्टर्न लीज के प्रभाव में आएंगे। क्यों आएंगे वेस्टर्न लीज के प्रभाव में, आपको पता होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे जो पवनें जब ये मुड़ेंगी ना तो ये सब वेस्ट की तरफ होंगी। पहले तो ये ऐसे ऐसे चलेंगी, ये डायग्राम उससे हमेशा उल्टा हो जाता है, इसको समझिएगा। पहले पवनें क्या करेंगी, ईस्ट से वेस्ट की तरफ चलेंगी, और फिर वेस्ट से ईस्ट की तरफ चलेंगी, और फिर ये इधर चलेंगी, ठीक है। ये वाली बात क्लियर हो गई होगी आई थिंक आप लोगों को। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित परिच्छेद पर विचार करें। कंसीडर द फॉलोइंग पैसेज, पैसेज दिया हुआ है और पैसेज के अकॉर्डिंग बताना है ये किस पर्टिकुलर रीजन की बात की जा रही है। तो लॉन्ग ग्रोइंग मॉसेस, लीचिंग एंड फ्लोरिंग प्लांट्स ग्रो हेयर, तो कम उगने वाली काई, ठीक है, लाइकेन और फूल वाले पौधे यहाँ उगते हैं। तो सिंपल सी चीज है कि लाइकेन और काई कहाँ हो सकती है, ये आपको पता होना चाहिए। यह परमाफास्ट का क्षेत्र है और यहाँ की मिट्टी स्थायी रूप से जमी हुई है। गर्मियों के दौरान यहाँ लंबी अवधि के लिए दिन का प्रकाश प्राप्त होता है। अब इन्होंने पूछा है कि बताइए ये किस समुद्र पश्चिमी तट की बात हो रही है, आइस कैप क्लाइमेट की बात हो रही है, ब्रिटिश टाइप्स ऑफ क्लाइमेट की बात हो रही है, ये टुंड्रा क्लाइमेट की बात हो रही है। तो अब आप ये बताइए कि ये किस तरह की बात हो रही है, तो ये टुंड्रा प्रदेश की बात हो रही है। टुंड्रा प्रदेश कहाँ होगा, 70 डिग्री अक्षांश। तो जब होगा तो दोनों साइड होगा, नॉर्थ एंड साउथ, ठीक है। तो पोलर क्लाइमेट की अगर बात करें तो पोलर क्लाइमेट, अब देखिए क्या है, समुद्री पश्चिमी तट जलवायु है। अभी मैंने कहा था ना ये फिर रिटर्न होती है, ईस्टर्न लीज, वेस्टर्न लीज, ईस्टर्न लीज, फिर वेस्टर्न लीज। तो ये वेस्ट 70 डिग्री अगर हम लोग देखेंगे, जब हम लोग क्लाइमेट में अभी हम लोग विंड्स करेंगे तो देखेंगे जो वेस्टर्न लीज का जो क्षेत्र होता है ना वो हमारा 70s के पास में होता है। तो इसीलिए इसको क्या माना जाता है कि 70s के बीच में होगी, ठीक है। परमाफॉरेस्ट एंड सॉइल इज परमानेंटली फ्रोजन हियर। तो जब फ्रोजन की बात कर रहे हैं तो ऑब्वियसली जहाँ पे बर्फ होगी वहीं पे जमी हुई होगी, क्योंकि पानी पड़ेगा तो सॉइल में मूवमेंट होगा, ठीक है, इरोजन होगा, होगा ना। तो लेकिन इरोजन और डेपोजिशन का प्रोसेस मैंने अभी भी आपसे जिसके पहले ही बताया था कि जब पोलर की बात आती है तो वहां पे डाइवर्सिटी कम हो जाती है, लाइकेन कम हो रहे हैं, वहां पे काइयां कम हो रही हैं, तो मतलब वहां पे पानी कम है ना, पानी कम होने की वजह से हो रहा है। और वहां पर यहाँ लंबी अवधि के लिए दिन का प्रकाश प्राप्त होता है, पॉसिबल है।
हाँ होता है, क्योंकि आपने सुना होगा कि 6 महीने के दिन और 6 महीने की रातें। थोड़ा सा इसमें ट्विस्ट है, ठीक है। दिस रिसीव डे लाइट फॉर लॉन्ग ड्यूरेशन। तो ये टुंड्रा प्रदेश की हम लोगों ने बात करी है। तो टुंड्रा प्रदेश में अगर हम लोग देखें तो द टुंड्रा क्लाइमेट इज ऑल्सो कॉल्ड ऑफ्टर द टाइप्स ऑफ वेजिटेशन। तो यहाँ पे कई प्रकार की क्या होती है, इसको कई प्रकार की वनस्पतियों के प्रकार में जाना जाता है, जैसे कम उगने वाले काई, लाइकेन, फूल पौधे। क्योंकि बर्फ में कोई चीज बर्फ में जो लाइफ सरवाइव नहीं कर सकती, ठीक है। यह परमाफ्रॉस्ट का क्षेत्र है जहाँ उप मिट्टी स्थायी रूप से जमी हुई होती है। मतलब यहाँ पे बर्फ होती है, जैसे हमटा वगैरह है ना हिमाचल प्रदेश में, तो वहां पर भी देखिए, तो जब हम लोग ऊपर जाते हैं 1300-1400 किलोमीटर की ऊंचाई पर, तो वहां पर बर्फ है और वो पूरा प्रोसेस है जमा हुआ, तो वहां पर पेड़ वेड़ दिखना बंद हो जाते हैं, ठीक है। जैसे सिशु वैली है हिमाचल प्रदेश की, तो उसमें देखिएगा आप लोग नेट पे डालकर, वो भी पूरी जमी हुई है। तो जब हम लोग मतलब नीचे होते हैं उत्तराखंड, मतलब उत्तराखंड के पास में होते हैं, या हम लोग मसूरी वगैरह में होते हैं, तो वहां पे क्या होता है, मनाली में होते हैं, तो हमें बहुत सारे वेजिटेशन, मतलब बहुत सारे ग्रीनरी दिखाई देती है। लेकिन जब जैसे हमटा हो गया, सिशु वैली हो गई, इस मतलब इस जगह पे हम लोग जाते हैं, या लद्दाख हो गया, ठीक है, तो जहाँ पे बर्फ गिरती है, शिमला हो गया, ठीक है, तो जो वो वाला पार्ट है बर्फ वाला, वहां पर वेजिटेशन नहीं है। तो बर्फ के ऊपर जो वेजिटेशन नहीं डेवलप करता, क्योंकि उसके ऊपर लाइफ सर्वाइव नहीं कर सकती, उसके लिए कुछ पर्टिकुलर टाइप के जो पौधे होते हैं बस वही ही सर्वाइव करते हैं, ठीक है। तो नेट पे डालिएगा हमटा, सिशु वैली, ये सब देखिएगा, तो उसमें आपको पता चलेगा कि सिशु वैली को जब आप देखेंगे तो पूरी की पूरी क्या है, बर्फ से जमी हुई है, लेकिन वहां पर पेड़ नहीं है, ठीक है। हमटा में भी यही वाला कंडीशन है, पहाड़ी क्षेत्र जो है वहां पे तो आपको पेड़ मिल रहे हैं, बेली में पेड़ मिल रहे हैं, लेकिन जहां पर बर्फ आ गई है वहां पर पेड़ नहीं है। और वहां पे हर साल पेड़ क्या होते हैं, आते जाते वाली कंडीशन में होते हैं, ठीक है। तो टुंड्रा प्रदेश तो उससे भी कहीं ज्यादा ठंडा है, क्योंकि हमने तो अपने भारत की ही बात की है, क्यों। और टुंड्रा प्रदेश 70 की हम लोग बात कर रहे हैं, भारत 70 में कहीं नहीं आता है, 70 उस पे लैटिट्यूड पे, तो हमने 70 की बात की, तो वहां पर लाइफ बहुत ही कम होती है। फिर आइस कैप क्लाइमेट की बात करें तो आखिरी ग्रीनलैंड और अंटार्कटिका पर होता है, जहाँ पर आइस कैप, जहाँ पे बहुत ज्यादा बर्फ होती है, occurs over inter Greenland and Antarctica. Even in summer, the temperature is below freezing point. तो इस क्षेत्र के बहुत कम वर्षा होती है, बर्फ और बर्फ जमा हो जाती है, यहाँ पे बहुत ज्यादा बर्फ जमा होती है, दबाव के कारण बर्फ की चादरें विकृत हो जाती हैं और वे टूट जाती हैं, वे हिमखंड के रूप में। सिंपल सी चीज है, ग्रीन रेवोल्यूशन जो है, आप सॉरी, ग्रीन हाउस गैस के जो इफेक्ट्स है ना, जो CO2 की हम लोग बात करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड की बात करते हैं, एल्बिडो की जो बात करते हैं, वो इसीलिए करते हैं क्योंकि अगर वहां से हिमखंड टूट रहे हैं तो इसका मतलब क्या है, हिमखंड टूटने का मतलब क्या है, वहां पे गर्मी बढ़ रही है, सिंपल सी चीज है। और गर्मी बढ़ेगी, हिमखंड टूटेंगे, समुद्र में ही आके गिरेंगे, समुद्र में गिरेंगे तो सी लेवल को बढ़ा देंगे, सी लेवल बढ़ा देंगे तो अगेन क्या हो जाएगा, हम लोग इन्वायरमेंट पे पहुंच जाएंगे, क्योंकि हमारा इन्वायरमेंट डिस्टर्ब होगा तो उससे पूरा का पूरा मरीन सिस्टम पूरा का पूरा डिस्टर्ब हो जाएगा। समुद्र में जितने भी हमारे जो है अलगी है और जो हमारे मतलब वेजिटेशन है, जो वहां पे लाइफ है, वो सब क्या होने होगी, डिस्टर्ब होना स्टार्ट हो जाएगी। सिंपल है ये वाले पॉइंट भी। यहाँ पाते सन स्पॉट के बारे में बात करते हैं, बहुत टाइम से इसके ऊपर बात चल रही है। वे सूर्य की सतह पर गहरे और ठंडे धब्बे हैं, बिल्कुल सही बात है, ठंडे होने के बाद धब्बे पता चलते हैं, क्योंकि बर्फ भी जमने के बाद एक ठोस आकार लेती है। सन स्पॉट में कमी गर्म और शुष्क परिस्थितियों से जुड़ी रहती है। तो इसमें देखते हैं कौन सा आपका सही है, इसमें दोनों ही सही है आपके, ठीक है। इसमें पूछा क्या है, सही चुने, तो इनमें दोनों ही सही है। इसमें डी लिख गया है, आंसर आपका सी होगा, ठीक है। ये सन है, ये सन के ऊपर आपका ये है। तो सन स्पॉट्स आर टेम्परेरी फेनोमेना ऑन द सन फोटोस्फीयर। तो इसमें अब आपको पूरा सन के बारे में पढ़ना पड़ेगा कि सन का कोरोना क्या होता है, जो सन जो होता है, सन का जो मेन पार्ट होता है ना, जैसे बोलते हैं कि गैलेक्सी कैसे बनी। तो अगर हम लोग बात करें गैलेक्सी की, तो माना जाता है उसमें डुअलिस्टिक और मोनोलिस्टिक थ्योरीज होती है। तो मोनोलिस्टिक थ्योरीज में वन आइटम को मानते हैं और डुअलिस्टिक थ्योरी में दो आइटम्स को मानते हैं। तो उसमें बताते हैं कि मोनिस्टिक थ्योरी में क्या था, सन था, सन के पास में एक क्या था, ग्रह ऐसे करके घूम रहा था। तो सबसे पहले ये बोला जाता है कि गैसियस थ्योरी आई, गैसियस थ्योरी में गैस थी,
और वो धीरे धीरे करके उसके छल्ले के रूप में अलग होने लगी, और उसका एक उसका न्यूक्लियस बचे, एक नाभिक बचा, नाभिक को हमने सन कह दिया। उसका रीजन ये था कि सिंपल सी थ्योरी है ज्योग्राफी की, मोनोलिस्टिक थ्योरी। तो मानते हैं कि ये पूरा गैस से भरा हुआ एक पिंड था, एक इसमें बहुत ज्यादा मूवमेंट हो रहा था, होता क्या होता क्या होता क्या होता क्या होता क्या, और ग्रेविटेशनल फोर्स इसमें काम करने लगा, क्योंकि आपको पता है कि मून, सन, अर्थ और जितने भी हमारे प्लैनेट्स हैं उनके अलग अलग ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है, ठीक है। तो इसीलिए हम ज्वार भाटा को देखते हैं, टाइड्स को देखते हैं, और वो भी क्या उसका रिजल्ट क्या होता है, मून एंड अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया, ये पिंड एक बन के तैयार हो गया, तो ये यहाँ पर कैसे के सारे मटेरियल एक में आ गए, ठीक। तो ये आपस में ऐसे 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 करके घूम रहे थे। फिर क्या हुआ, एक छल्ला अलग हुआ, फिर दूसरा हुआ, फिर तीसरा हुआ, फिर चौथा हुआ, पांचवा, छठा, फिर बीच में ये हमारा सन बचा, और ये हमारे सारे प्लैनेट बन गए। तो सन के पास वाले को उसने होल्ड करा, और आखिरी तक के जो हमारे 8 और 9 ग्रह हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है, मतलब 8 ग्रह, मतलब 8 प्लैनेट जो हम लोग पढ़ते हैं, वो क्या हो गए, एक दूसरे के ग्रेविटेशनल फोर्स से एक दूसरे के चारों तरफ से चक्कर लगाना शुरू कर दिए, ठीक है। ये क्या कहती है, मोनोलिस्टिक थ्योरी कहती है। डुअलिस्टिक थ्योरी कहती है कि दो तारे थे, एक सन था, और वो उसके पास से गुजरा, उस सन ने क्या करा, अपने ग्रेविटेशनल फोर्स से उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लिया, और वो उसके चारों तरफ घूमना स्टार्ट कर दिए, ठीक है। कोई कहता है कि खाली इसमें एयर है, इसमें 3 कॉन्सेप्ट आते हैं अलग अलग के, इसमें खाली एयर है, कोई कहता है खाली वाटर है, कोई कहता है कि इसमें खाली गैस है, कुछ लोग कहते हैं कि इसमें सब कुछ है। फिर हमारी बिग बैंग थ्योरी आ जाती है, जो बहुत ही आज के टाइम में सबसे स्टैंडर्ड थ्योरी मानी जाती है, ठीक है, इन सारी थ्योरीज के बाद में। तो अब इसमें जब गैसियस थ्योरी के बाद जब हमारा सन बना, तो सन का अपना ग्रेविटेशनल फोर्स है, और उसमें क्या होता है, संकुचन होने लगता है, वो बहुत ज्यादा आपस में घूमने लगते हैं सबके सब, ठीक है। तो इसमें जो है ना, इसमें तो कई पार्ट में बांट देते हैं ऐसे ये करके। तो इसका जो सेंटर पार्ट होता है ना, इसको कोरोना बोला जाता है। ये सन का कोरोना है, ये जो कोरोना डिजीज आई थी एपिडेमिक, ये वो नहीं है, ये सन का कोरोना है, ठीक है। वैसे ही एक लेयर होती है इसमें फोटोस्फेयर्स की, तो हम लोग फोटोस्फेयर्स की बात करेंगे, उसके बाहर की बाहर वाली लेयर होती है। तो द appearance spots darker than the surrounding area, तो जहां पर ये धब्बा पड़ेगा वहां पर क्या हो जाएगा, बहुत ज्यादा डार्क सा हमें दिखाई देना स्टार्ट हो जाएगा, इस तरह से डार्क हो जाएगा। वे चुंबकीय क्षेत्र प्रभाव की साध्यता के कारण कम सतह के तापमान के क्षेत्र में जो संवहन को रोकते हैं, सनस्पॉट काले और ठंडे होते हैं, क्योंकि वहां पे संकुचन होना स्टार्ट होता है। क्योंकि आपको पता है कि सन क्या है, बहुत ही ज्यादा गर्म है, और जब चीज बहुत ज्यादा गर्म होती है तो वह मेल्टिंग मोड में होती है, और जब वो मेल्टिंग मोड में होती है तो उसमें वो बोलते हैं ना कि उसमें ठहराव नहीं होता, और जब तक ठहराव नहीं होगा तो कोई चीज दिखेगी नहीं। तो सन का कोई ऐसा पार्ट जो ठंड, मतलब कि जो कूलिंग के उसमें आ जाए, या जो काले धब्बे में बदल जाए, वो क्या हो जाए ना, वो सूर्य स्पॉट, मतलब सन स्पॉट कहलाएगा। घटते और बढ़ते हैं, सिंपली ये परमानेंट नहीं होते, टेम्परेरी होते हैं। तो ठंडा और गीला मौसम और अधिक तूफान, ये क्या है, डिफरेंट मौसम में सनस्पॉट संख्या में कभी गर्म और कभी खुश्क परिस्थितियों में से जुड़े रहते हैं, ठीक है। ये बात क्लियर हो गई आपको, ये डिजाइन देख लीजिए इसका, ऐसे सनस्पॉट्स होंगे। सनस्पॉट्स में गर्मी और शुष्क परिस्थितियां होती हैं, हमने अगर दोनों ही सही है इसके, ठीक है। अच्छा, इसी का मैंने बोला है, ये आंसर ये वाला काट दीजिएगा, इसका आंसर जो है सी होगा, ठीक है। यहाँ पर इसको सी कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ से, फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बोल रहे हैं वे गैसें जो लघु तरंग विकिरणों को अवशोषित करती है ग्रीन हाउस गैस कहलाती हैं। अरे बाप रे, एनवायरमेंट का क्वेश्चन है भाई ये तो। जनसंख्या, CO2, NOx और ऑक्सीजन ग्रीन हाउस गैसों के उदाहरण है। जलवाष्प, CO2, NOx और ऑक्सीजन ग्रीन हाउस गैसों के उदाहरण है। आइए देखते हैं। The gases that absorb short waves radiations are called greenhouse gas। नहीं, शॉर्ट वेव्स में नहीं होगा गाइस, क्योंकि शॉर्ट वेव्स में ये डायरेक्ट अर्थ में इंटर कर जाती हैं, ठीक है। यहाँ पे प्रॉब्लम ग्रीन हाउस गैस का क्या है, लॉन्ग वेव जो रिटर्न होती है। वाटर वेपर, CO2 and ऑक्सीजन आर द एग्जांपल्स ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस। नहीं, ग्रीन हाउस गैसेस के एग्जांपल ये देखते हैं, गलत होगा ये देखिए,
ड्यू टू द प्रेशर्स ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज द एटमॉस्फेयर इज बिलीविंग लाइक अ ग्रीन हाउस। तो ग्रीन हाउस गैसों की उपस्थिति के कारण वातावरण में ग्रीन हाउस गैस की व्यवस्था होती है, मतलब वो अपना आ जाती है, वायुमंडल आने वाले सूर्य विकिरण को भी प्रसारित करता है। आने वाले वायुमंडल सिंपल सी चीज है, ऊष्मा बजट में हम लोग देखेंगे इसको कि किस तरह से अगर हम किसी यूनिट को 100% मान लें तो हमारे ग्लेशियर, ग्रीनरी, वाटर बॉडीज कितना वाटर एब्जॉर्प्शन करते हैं, कितना वो अर्थ पे आने से पहले ही रिफ्लेक्ट हो जाता है, ठीक है। लेकिन पृथ्वी की सतह से ऊपर की ओर उत्सर्जित लंबी तरंग विकिरण के विशाल बहुमत को अवशोषित करता है, ठीक है। ये वाला याद रखिएगा लाइन, radiation but absorb the vast majority of the long wave radiation emitted upward by the earth surface। तो ये सिंपल सी चीज है कि ये आपका सन चमक रहा है, ये हमारी अर्थ है, अर्थ में यहाँ पर वाटर बॉडी है, यहाँ पर ग्रीनरी है, कहीं पर ग्लेशियर है, कहीं माउंटेन है। तो कुछ माउंटेन से वापस होंगे, कुछ ग्लेशियर से वापस होंगे, कुछ वाटर बॉडी से वापस होंगे, कुछ प्लांट से वापस होंगे। लेकिन ये क्या है, शॉर्ट वेव में ये अर्थ के ऊपर आएंगे और फिर यहाँ पर जो CO2 की मात्रा ज्यादा है, ग्रीन हाउस गैसेज हैं, अदर गैसेज जो हैं, वो यहाँ पर जो एक छत्रछाया अपनी बना लेती ना, उनसे ये वापस नहीं जा पाते, ठीक है। इसको एल्बिडो इफेक्ट बोलते हैं, याद रखिएगा। आज चिंता का प्राथमिक का कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, क्लोरोफ्लोरोकार्बन हो गया, तो ग्रीन हाउस गैस हो गई, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, मीथेन हो गया, क्लोरोफ्लोरो हो गया, नाइट्रस ऑक्साइड, ओजोन, कुछ तो ये क्या है, ये आपकी ग्रीन हाउस गैसें हैं। CFC, मीथेन, CO2, इसमें वाटर वेपर नहीं है, इसलिए ये गलत हो गया, ठीक है। इसमें CO2 है लेकिन वाटर वेपर नहीं है। क्लियर है। ग्रीन हाउस गैसेस को रट लीजिएगा, बहुत बार क्वेश्चन आता है गाइस। पहला स्टेटमेंट इसलिए गलत है, मैंने आपको बताया कि शॉर्ट वेव में आएंगी, लॉन्ग वेव में कन्वर्ट हो जाते हैं, वो वापस नहीं जा पा रही है, जिसकी वजह से वो अर्थ के ऊपर CO2 और ग्रीन हाउस गैसेस जैसे समस्याएं पैदा कर रही हैं। क्योंकि CO2 ही जो है वो सन के वेव्स को वापस जाने से रोक लेता है। कल परसों की क्लास में शायद हम लोगों ने करा था ना कि वो आती तो ट्रांसपेरेंटली है, मतलब वो पारदर्शिता के साथ शॉर्ट वेव में अर्थ के ऊपर इंटर कर जाती हैं, पर CO2 अपारदर्शी है, नॉन ट्रांसपेरेंट है, क्योंकि वो क्या कर रही है, वो उसको वापस नहीं जाने दे रही है। क्लियर है ये बात। तो ग्रीन हाउस गैसों की कौन कौन सी है ग्रीन हाउस गैसेज, आईएएस में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। इसके ग्रीन हाउस गैस में कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड और ओजोन, ये 5 गैसें हैं, ठीक है। कुछ अन्य गैसें जैसे नाइट्रस ऑक्साइड होगी, कार्बन मोनोऑक्साइड हो गई, ग्रीन हाउस गैस के साथ प्रतिक्रिया करते हैं, वातावरण में उनकी सांद्रता को प्रभावित करती हैं। तो कहाँ गया, some other gases such as the nitrous oxide and carbon monoxide easily react the greenhouse gases and affect their concentrations in the atmosphere। जलवाष्प भी ग्रीन हाउस गैस की श्रेणी में आते हैं और वास्तव में वातावरण में अपनी मात्रा के कारण सबसे शक्तिशाली GHS में से एक है, लेकिन प्रॉपर उसमें शामिल नहीं है, याद रखिएगा इस बात को। फिफ्थ क्वेश्चन करते हैं कि महाद्वीप शेल्फ के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। इसका औसतन ढाल 25, it has an average gradient of more than 25 degrees, it is occupied by relatively shallow seas and gulf sea point where self end is called self break। तो जिस बिंदु पर शेल्फ समाप्त होती है उसे सेल्फ ब्रेक कहा जाता है, या अपेक्षाकृत उथले समुद्र और खाड़ी में बने होते हैं, या उसको वहां पर स्थित होते हैं, कब्जा नहीं होता है वहां पे, वो बने हुए होते हैं, ठीक है। इसका औसत ढाल 25 डिग्री से अधिक होता है, 25 डिग्री गाइस नहीं होता है। बाकी हम लोग आइए देखते हैं। तो ये देखिए सेल्फ का आपका है आंसर, इसका बी है। बी में आंसर क्या है, 2 और 3 है, ठीक है। बी और 3 इसलिए क्योंकि 25 नहीं होता है, और शैलो की बात कर रहे हैं, सेल्फ की बात कर रहे हैं। अभी हम लोग देखते हैं इसको यहाँ पे, एक ही बार में ये दोनों क्वेश्चन समझ लीजिए। ये देखिए कॉन्टिनेंटल सेल्फ, तो कॉन्टिनेंटल सेल्फ क्या होते हैं गाइस, देखिए कॉन्टिनेंटल सेल्फ क्या होते हैं। तो
मैंने क्या बताया था आपको, याद हो अगर? यही वाला तो डायग्राम हम बना रहे हैं 4 दिन से। ये क्या है? लिथोस्फीयर, ये है स्टेनोस्फीयर, ठीक है। यानी ये समुद्र का पार्ट और ये लैंड का पार्ट, ठीक है। स्थल मंडल इसको बोलेंगे और इसको जल मंडल, ठीक है। ये क्या है आपका? सी लेवल। सी लेवल क्यों है? क्योंकि वो लैंड और वाटर दोनों को कनेक्ट करने वाला पॉइंट है, ये है सी लेवल। तो शेल्फ भी तो आपकी यहीं पे बनेगी ना, और ये स्लोप होगा उसका। क्यों? सेल्फ यहीं पे बनेगी। सेल्फ क्या होती है? जिसमें हम कुछ सामान रख सकते हैं। तो ये क्या है? कॉन्टिनेंटल सेल्फ है। और ये जो ढाल नीचे की तरफ बनी है तो इसको कॉन्टिनेंटल स्लोप बोल दिया। कॉन्टिनेंट क्यों बोल रहे हैं? आपको क्लियर होना चाहिए कि ये कॉन्टिनेंट है। कॉन्टिनेंट मतलब होता है ऑस्ट्रेलिया, कॉन्टिनेंट का मतलब होता है अमेरिका, कॉन्टिनेंट का मतलब होता है भारत, अफ्रीका, यूरोप, मतलब हमारे 7 मेजर एंड जो हमारे अगर स्मॉल कॉन्टिनेंट है। कॉन्टिनेंट का सीधा सा मतलब होता है स्थल, और स्टेनोस्फीयर का मतलब होता है पानी। तो वही वाली बात है। पैथालासा और पेंजिया हमने डिस्कस नहीं किया था शायद इस क्लास में, सॉरी। पैथालासा पेंजिया की हम लोग कहानी पढ़ते हैं, उसमें हम लोग देखते हैं कि डिवीजन हुआ था। सपोज डेट आपने एक टप लिया था, टप के अंदर एक बॉल डाली थी, नीचे पूरा पानी था, ऊपर बॉल थी। एक समय आया जब बॉल में डिवीजन हो गया, तो जब वो डिवीजन हो गया तो बॉल क्या करने लगी? पानी में अपवर्ड चलने लगी, ऊपर की तरफ। और जब वो ऊपर की तरफ चलने लगी तो ऑब्वियसली उसके नीचे तो पानी था ही था। हमने कहा था ना कि नीचे तो पानी रहेगा ही रहेगा। तो वो जो पैथालासा और जो पेंजिया की कहानी थी, वही डिवीजन हम किसमें देखते हैं? कॉन्टिनेंट में देखते हैं, ठीक है। तो हमारे कॉन्टिनेंट क्या है? हमारे लैंड। लैंड क्या होते हैं? लिथोस्फीयर यानी स्थल मंडल होता है, ठीक है। इसी के ऊपर हम लोग रहते हैं, इसी के ऊपर एग्रीकल्चर करते हैं, इसी पर इंडस्ट्रीज लगाते हैं, इसी के ऊपर अदर एक्टिविटीज होती हैं। क्लियर है ये बात? तो ये लैंड का पार्ट और ये पूरा वाटर। तो ये वाला है ना, ये देखिए ये सेल्फ है, कॉन्टिनेंटल सेल्फ। यहाँ से नीचे आए कॉन्टिनेंटल क्या हो गया? ये स्लोप हो गया, ठीक है। सेडिमेंट बेसिन इसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि पानी या नदियां जो भी बहा कर यहाँ से लाती है, स्लोप से वो आता है और नीचे वो क्या होता है? जम जाता है, इसीलिए होता है सेडिमेंट। सेडिमेंट मतलब होता है हिंदी में अवसाद। तो ये जो अवसाद होते हैं ना, अवसाद क्या होता है? अवसाद क्या होते हैं? अवसाद वो मटेरियल्स होता है जो नदियों के द्वारा मिट्टी, पत्थर, पेड़ पौधे, बॉडीज, एनिमल बॉडीज या ह्यूमन बॉडीज, ये जो कुछ भी बहा के लाया जाता है, ये सब होते हैं सेडिमेंट, ठीक है। तो इनका डेपोजिशन कहाँ होगा? ऑब्वियसली सी फ्लोर पर होगा। तो सी फ्लोर क्या होगा? जो फ्लोर क्या होता है? जमीन होती है। तो समुद्र की जो जमीन होगी उसके ऊपर जो सेडिमेंट्स इकट्ठा होते जाएंगे उनको बोलेंगे सेडिमेंट बेसिन। क्लियर है? ओशन सरफेस सिंपल सी चीज है कि ओशन फ्लोर है तो सरफेस भी होगा। मतलब अगर आपने एक घर बनाया है तो नीचे आपकी जमीन भी होगी, मतलब फर्श होगी, और ऊपर एक छत भी होगी। तो ये कुछ ऐसे ही समझ लीजिए, ठीक है। ज्योग्राफी बिल्कुल फील करने वाली चीज होती है, बहुत ज्यादा लॉजिकल नहीं है ये अंडरस्टैंडेबल है कि आप कितना इसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं, ठीक है। तो फॉलिक सेडिमेंट मतलब क्या है? कि उसमें आकर वो गिर गया। अब हम लोग इसमें एक डायग्राम और डिस्कस करेंगे गाइस। एक डायग्राम मैंने ये लगाया। तो जब ये वाली चीजें होती ना, कॉन्टिनेंटल सेल्फ से जब नीचे के स्लोप से जब बहुत सारी चीजें आती हैं तो वहां पर कई सारे स्ट्रक्चर फॉर्म हो जाते हैं, ठीक है। तो कॉन्टिनेंटल स्लोप तो हमें समझ में आ गया। मुझे पता है कि आपको कॉन्टिनेंटल स्लोप समझ में आ गया। ये कॉन्टिनेंट था, ये कॉन्टिनेंट का ये लैंड वाला पार्ट कॉन्टिनेंटल शेल्फ हो गया, और उसके बाद ये जो ढाल बनी ये स्लोप हो गया, ठीक है। और हमें ये भी पता है कि इसके नीचे की जो हमने बात की थी, यहाँ पे क्या होता है? ये ओशन फ्लोर हो जाएगा और यहाँ पर ये सब ओशन के सेडिमेंट जमा होंगे। तो ये जो सेडिमेंट इस तरह से हमको दिखेंगे। और एक चीज और है कि जैसे कि अर्थक्वेक अर्थ के ऊपर आता है, वैसे ही अर्थक्वेक के झटके अर्थ के नीचे फ्लोर पर भी महसूस किए जाते हैं। और उसी का कारण है कि पानी में बहुत ज्यादा उछाल आना, पानी में रिफ्ट का बन जाना, ठीक है, उसका रिज का बन जाना, जैसे मिड ओशन रिंज होती है। कहने का मतलब इतना सा है
कि एक टाइम था जब वॉल्केनिक एक्टिविटीज हुई, वॉल्केनो मान लो यहाँ पे फटने वाला था और एक वॉल्केनो यहाँ पे फटने वाला था, ये दो कंडीशन याद रखिएगा। तो ये इसका हाइट है, लेवल लेंगे तो यही निकलेगा। एक क्या है, ये एक कॉन्टिनेंट है, ये दूसरा कॉन्टिनेंट है, और ये बीच में समुद्र है। बिल्कुल सिंपल सा है कि समझ लीजिए कि ये वाला आपका साउथ एंड नॉर्थ अमेरिका है और इधर आपका यूरोप और अफ्रीका है। ठीक है, यहाँ पे क्या है, यूरोप और अफ्रीका। अब बीच में क्या है, पानी है, अंटार्कटिक है ना यहाँ पे, सॉरी अटलांटिक है यहाँ पे ना, नॉर्थ अटलांटिक और साउथ अटलांटिक। तो यहाँ पे क्या हुआ, अगर यहाँ पे वॉल्केनिक एक्टिविटी होगी तो यहाँ के जो सेडिमेंट्स निकलेंगे, तो यहाँ पे वॉल्केनिक एक्टिविटी से निकलने वाले सेडिमेंट्स क्या करेंगे, आपके अगल बगल में ये बह के जाएंगे। तो ऑब्वियसली ये क्या करेंगे, अर्थ के ऊपर कहीं ना कहीं जमा हो जाएंगे। तो कहीं पर ये प्लेटू बना देंगे, कहीं पर ये क्या अदर माउंटेन टाइप का स्ट्रक्चर बना देंगे, कहीं पर कैनियन बना देंगे। ठीक है, कैनियन भी कई तरह के लोग स्ट्रक्चर फॉर्म कर देते हैं। कहीं पर वाटर वेपर निकलेगा और कहीं पर लावा जिसको बोलते हैं मैग्मा, वो ठंडा होगा। ठीक है, तो ये अर्थ के ऊपर बना रहा है, क्योंकि जैसे ही ये अर्थ पर आएगा तो यहाँ पे हमारा जो एटमॉस्फेयर है, एटमॉस्फेयर की जो गैसें हैं वो उसके कांटेक्ट में आएंगे, उसको ठंडा करना स्टार्ट कर देंगी। तो वो बहते बहते मान लो यहाँ तक गए और यहाँ पर वो ठंडा हो गया, तो यहाँ पर कोई प्लेटो ही बना दिया उसने। दक्कन का पठार वॉल्केनिक एक्टिविटी से ही बना है, पता होगा आप लोगों को। ठीक है, उसी तरह से समुद्र में भी जब वॉल्केनिक एक्टिविटी होगी तो यहाँ पर भी मैग्मा बाहर निकलेगा। मैग्मा जब निकलेगा तो क्या होगा, वो इतना नहीं जा पाएगा। ठीक है, इतना वो नहीं अगर जा पाया और यहीं कहीं बीच में ठंडा हो गया, तो वो अलग अलग तरह के स्ट्रक्चर फॉर्म कर देता है। जो ये अलग अलग स्ट्रक्चर बनेंगे वो अलग अलग नाम से जाने जाएंगे। ठीक है, अगर ये थोड़ा सा लैंड टाइप का कुछ फॉर्म हो गया है तो वो ग्योट कहलाएगा, सॉरी कैनियन कहलाएगा। ठीक है, ग्योट आपके ये होते हैं, ये देखिए समुद्र तल में एक माउंटेन बन गया था, वॉल्केनिक आइसलैंड, लेकिन क्या हुआ, टाइम के साथ इसका इरोजन होता चला गया और ये इतना पड़ा। तो समुद्र के अंदर जो माउंटेन की हाइट कम हो जाती है, सिंपल अगर हम लोग कहें तो वो क्या होंगे, ग्योट कहेंगे। ठीक है, मेडोसनिक रिज ऐसे लंबे लंबे में बन गए और फिर देखो बीच में क्या दरारें पड़ गई, ये देख रहे हैं, एक ये बन गई रिज, एक ये बन गई। तो ये मैग्मा जैसा निकला था वैसे ही ठंडा होता चला गया, तो ये मिड ओसनिक रिंज बन गई। और आपको पता होगा कि इस तरह की रिंज कहाँ पर बनती है, ये अटलांटिक में ही बनती है। एस नाम की रिंज क्वेश्चन पूछा जा चुका है इनसे। ठीक है, ये मुझे लग रहा है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ना समझ में आया तो बता दीजिएगा। अब एक इसमें बनता है सबमरीन कैनियन। ठीक है, सबमरीन कैनियन बनता है। तो अगर हम लोग कैनियन की बात करें, सबमरीन किससे भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है आपका। तो ये देखिए, ये सेल्फ और ये स्लोप, उसके बीच में आपको एक दरार दिख रही है, वो सबमरीन होती है, जिसे हिंदी में पनडुब्बी बोलते हैं। ये आपका बन के तैयार होता है। ठीक है, देखिए ये सेल्फ, ये लाइन और ये स्लोप, ये पूरा स्ट्रक्चर आपको क्लियर होगा। ठीक है, ग्योट इरोजन, अब देखिए वही वाला है ना कि सी माउंटेन बन रहा था, वॉल्केनिक एक्टिविटी से ये कंप्लीट हुआ, फिर इसका ये ठंडा हो गया तो स्ट्रक्चर फॉर्म कर लिया, फिर इसका इरोजन होना स्टार्ट हुआ, इरोजन स्टार्ट होता है तो ये नीचे छोटा हो गया, और जब ये छोटा हो गया तो ये क्या बन गया, आपका ग्योट बन गया। ठीक है, आई होप कि यहाँ तक आप लोगों को क्लियर होगा। तो फिर ये क्या कह रहे हैं, क्वेश्चन आपका था ये वाला, गहरे समुद्र के बारे में निम्नलिखित, यही वाला था ना क्वेश्चन, नहीं क्वेश्चन ये था, इसका औसत ढाल 25, ये गलत है, ये अपेक्षाकृत उथले सागर और खड़ी, जैसे सेल्फ की बात कर रहे हैं तो दूसरा सही है, जिस बिंदु पर सेल्फ प्राप्त हो समाप्त होती है तो सेल्फ ब्रेक कहते हैं। तो ये सारा आपका जो है बी आपका सही हो जाएगा और एक आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, बी और दो और तीन सही होंगे, क्योंकि कोई चीज जहां से टूटेगी वो ब्रेक कहलाएगी। क्लियर है, तो ये पूरी थ्योरी मैंने आपको समझा दी है, बस यहाँ वाली लाइन पर याद ध्यान रखिएगा कि ये 600 मीटर जितना गहरा होता है, 80 किलोमीटर इसकी चौड़ाई होती है। ठीक है, 80 किलोमीटर, तो यहाँ पे लिखा है 25 की गहराई होती है, नहीं 25 डिग्री से अधिक होता है तो नहीं। डिग्री आपका जो होता है यहाँ पर ये 1 डिग्री। ठीक है, 1, इसको पढ़िएगा थ्योरी अच्छे से, आप लोग समझ में आ जाएगा। बाकी चीजें मैंने आपको पूरी समझा दी है। गहरे समुद्र के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।
तो वे दुनिया के सबसे समतल और चिकने क्षेत्र होते हैं, वे विशाल शिलाखंडों और पत्थरों से आच्छादित होते हैं। क्या लगता है अभी हम लोगों ने इसका इतना डिस्कशन किया है इस पे? हाँ, दुनिया के समतल और चिकने क्षेत्र कैसे हो सकते हैं? क्योंकि मैदान की बात थोड़ी कर रहे हैं कि सवाना घास के मैदान की बात चल रही है, घास की बात नहीं चल रही है, ठीक है। गहरे समुद्र का मैदान, गहरे समुद्र के मैदान महासागरीय घाटी के धीरे धीरे ढाले वाले क्षेत्र होते हैं। डीप सी की अगर बात करें तो आर जेंटली स्लोप एरियाज ऑफ द ओशन बेसिन, देयर आर द फ्लैटेस्ट एंड स्मूथेस्ट रीजन ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। द डिप वेरी बिटवीन 3000 टू 6, दीज आर प्लेन और कन्वर्ट, ये सब मैंने आपको समझा दिया है। अब ये बात है फिर से कि निम्नलिखित परिच्छेद पर विचार करें। कंसीडर द फॉलोइंग पैसेज, दे आर द टॉपेस्ट सी माउंटेन एंड सी एविडेंस। अब ये सिंपल सी बात कर रहे हैं कि वे फ्लैट टॉप सी माउंटेन, अभी बोला ना कि प्लेन एरोजन हुआ, माउंटेन था नीचे आ गया, फ्लैट हो गया, प्लेटो की तरह ऐसे बन गया, तो वो क्या था, ग्योट ही तो था हमारा। डूबे हुए पहाड़ बनाने के लिए धीरे धीरे कम होने का सबूत देते हैं, जो महासागरों में बड़ी संख्या में मौजूद होते हैं वो क्या होते हैं, ग्योट होते हैं। अब ये देखा था ना, ये देखिए ये ग्योट होते हैं, सिंपल सी है। ग्योट मैंने आपको बता दिया क्या होता है, भूमध्य तटक क्या होते हैं, समुद्री पर्वत क्या होते हैं, पनडुब्बी एटोल एक बचा है। तो एटोल ये होता है आपका, ये देख रहे हैं कि पानी के बीच में कोई लैंड जैसा स्ट्रक्चर बन जाना, एटोल कहलाता है। याद रखिएगा इसको, इट इज अ माउंटेन विद पॉइंटेड समिट, ठीक है। यह नुकीले शिखर वाला एक पत्थर होता है जो समुद्र के तल से उठकर समुद्र की सतह तक नहीं पहुंचता। समुद्र से उठता है लेकिन समुद्र के तल तक नहीं पहुंचता, ठीक है, सतह तक नहीं पहुंचता। देख रहे हैं ना, ये देखिए एटॉल, क्लियर है। सी माउंटेन मूल रूप से ज्वालामुखी है। सी माउंट, अच्छा इधर ये हिंदी में ऐसा लिखा हुआ है, द यूरोपियन सी माउंट एंड एक्सटेंशन ऑफ द हवेलियन आइसलैंड इन द पैसिफिक ओशन इज अ गुड एग्जाम्पल, ठीक है, नेट पे डालिएगा मिल जाएगा। पनडुब्बी और एटॉल मैंने आपको बता दिया है। 2 क्वेश्चन और बच्चे हैं हमारे। बढ़ती गहराई के साथ महासागरों में तापमान बढ़ता है, बढ़ती गहराई के साथ टेम्परेचर बढ़ेगा या घटेगा, बताइए। जिस बिंदु पर तापमान में तेजी से बदलाव होता है उसे थर्मोक्लाइन कहा जाता है, बिल्कुल सही बात है। समुद्र का अधिकांश जल थर्मोक्लाइन के ऊपर पाया जाता है। अब इसमें देखते हैं क्या होता है, इसमें सी आंसर है आपका 1 और 3। जिस बिंदु पर तापमान में तेजी से बदलाव होता है उसे थर्मोक्लाइन कहा जाता है। 1 और 3 गलत है, ठीक है, पूछा क्या था, गलत बताना है, गलत चुनना था। 1 और 3 गलत है, क्योंकि बढ़ती गहराई के साथ महासागरों का तापमान बढ़ेगा नहीं घटेगा गाइस, क्योंकि नीचे पानी हमें ठंडा मिलता है, सिंपल सी चीज है, इसको भी आप लोग समझ ही लीजिए। ये आपका समुद्र है और ये इसकी डेप्थ है, ठीक है। सन के कांटेक्ट में ये वाला एरिया रहता है, तो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस लाइव सब कहाँ पर होती है, यहाँ से 200 किलोमीटर तक, ठीक है। उसके नीचे जब हम जाएंगे टेम्परेचर डाउन, पानी ठंडा हो जाएगा और क्या होगा, यहाँ पर लाइफ कम होने लगेगी। तो समुद्र की गहराई में लाइफ कम होती है और उसके अपर सरफेस पे लाइफ ज्यादा होती है, ठीक है, तो ये बात याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए। महासागरों की लवणता के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसकी गणना 1000 ग्राम पानी में घुले नमक की मात्रा के रूप में की जाती है। 24.7 पीपीटी से अधिक लवणता वाले पानी को खारा पानी कहा जाता है। ये तो हम लोग इन्वायरमेंट में भी पढ़ते हैं और ज्योग्राफी में भी पढ़ते हैं और साइंस में भी पढ़ते हैं गाइस। तो इसमें क्या है, लवणता वह शब्द है जिसको अपने समुद्र के पानी में घुले हुए लवण की मात्रा, यानी वो पानी या वो उसमें जो सेडिमेंट जिनका हम यूज डायरेक्ट नहीं कर सकते, ठीक है, किया जाता है। इसकी गणना 1000 ग्राम 1 किलोग्राम समुद्री जल में घुले नमक के मात्रा के रूप में की जाती है, 1000 में 1 किलो नमक, ठीक है। इसे आमतौर पर प्रति 1000 या पीपीटी भागों के रूप में व्यक्त किया जाता है। लवणता समुद्री जल का एक महत्वपूर्ण गुण है, क्योंकि पानी जैसा होगा लाइफ भी वैसे ही होगी। हम भी अगर खराब पानी पीने लगेंगे तो हमारी भी लाइफ तो डिस्टर्ब होने लगेगी, ठीक है।
24.7 पीपीटी की लवणता को खारे पानी के सीमांकन की ऊपरी सीमा माना गया है, अतः निम्न लवणता वाला जल 24.7 पीपीटी को खारा पानी माना गया है, जबकि 24.7 से ऊपर के लोगों को खारा पानी कहा जाता है। लोगों को नहीं है वो, उसको पानी कहा जाता है। ठीक है, खारा पानी का वो 24.7 से अबव होना चाहिए। लास्ट क्वेश्चन ये है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा कारक समुद्र के पानी की लवणता को प्रभावित करता है? इवेपोरेशन एंड प्रेसिपिटेशन करना चाहिए। फ्रोजन एंड फ्लोइंग प्रोसेस, विंड, ओशन करंट, सभी के सभी करेंगे गाइस, क्योंकि पानी को मैंने आपसे बताया था ना कि इवेपोरेशन होगा, पता चला कीचड़ का पानी ही इवेपोरेट हो गया, वर्षा बन के बरसेगा तो एसिडिक रेन, जैसे कि हमारे वहां देखने को मिलता है कि धुएं के बादल बन जाते हैं, वर्षा हो जाती है। इस टाइम पर जो वर्षा हो रही है, विश्वास मानिए वो एसिडिक रेन हो रही है। ठीक है, और इसीलिए कहते हैं कि इस वाले ये वाला जो पानी गिरेगा, जब तक मानसून नहीं आता तब तक पानी में भीगना नहीं चाहिए। और फिर बर्फ, गलन, हवा, समुद्री धाराएं सब कुछ इफेक्ट डालेगी। ठीक है, आज हमने ये क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं। डिस्कशन आप लोग इसका पढ़िएगा, सब कुछ मैंने समझा दिया, कुछ ऐसा खास है नहीं। बेसिकली आप लोग एनसीईआरटी पढ़िए। ठीक है, चलिए कल की क्लास में मिलते हैं।